हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। और इसी के साथ आजकल मेरे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ स्टोरी को शेयर कीजिएगा वांगशांस लवर के साथ। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचेन और लान वांगजी दोनों को ही मिल चुकी थी परमिशन लैन चिरेन के एंड से जैन सेक्ट में जाने की, यानी कि यंग मैन जाने की। वो दोनों ही काफ़ी खुश थे और फाइनली वांगजी रिलीफ फील करने लगा था इस बात से कि उसका जो भाई है ना वो भी उसके साथ जाने वाला है, यानी कि अब उसको जैन चैंग की कोई ज़्यादा डर नहीं रहेगी क्योंकि उसका भाई होगा वहाँ पे उसको हैंडल करने के लिए। भले ही अभी तक वांगजी ये नहीं जानता कि सिचेन के मन में जैन चैंग के लिए क्या चल रहा है, और सिचेन भी अभी किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि वो सबसे पहले चाहता है कि वो जैन चैंग को इम्प्रेस करे और उसके बाद ही अपने रिलेशनशिप का अनाउंस करे किसी और के सामने। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सुबह सुबह वहाँ से जाने के लिए। रात भर उन दोनों को नींद भी नहीं आई थी ये सोच के कि वो फाइनली कल यंग मैन जाने वाले हैं। सिचैन को ये सोच के नींद नहीं आ रही थी कि फाइनली वो वहाँ जाने वाला है अपने प्यार के पास, और वांगजी को ये सोच के नींद नहीं आ रही थी कि क्या सच में विभुजान उसके साथ वापस आएगा या नहीं। क्या उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी उससे ये बोल के कि वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है इस बात से कि अगर वो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर भी ले तो। वांगजी अभी भी टेंशन में ही था ये सोचते हुए कि क्या करेगा, कैसे अपने हस्बैंड को मनाएगा और कैसे उसको वापस से गुसुलैन में लेके आएगा। दूसरी तरफ विंग था जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कल लैन वांगजी उसके पास आने वाला है। वो एकदम बेफिक्र होके इधर उधर डोल रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपने ससुराल को छोड़ के यहाँ आया है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा से यहीं रहता था और 2-4 दिन के लिए वो तो गोसुलैन में ऐसे ही चले गया था और अब वो फाइनली अपने घर वापस आ गया है। मैडम यू उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि फाइनली अपने घर चले जाओ, घर चले जाओ, घर चले जाओ, लेकिन मैडम यू की बात उस घर में कोई और नहीं सुनता था। तो विंग क्या खाक ही सुनता, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि लोग उससे क्या कहते हैं और क्या नहीं। वो तो करेगा वही जो उसके मन में आएगा। अगली सुबह 7 बजे लैन सेक्ट के ग्राउंड में सभी लोग खड़े हुए थे, यानी कि लैन फैमिली के मेंबर्स सभी लोग खड़े थे, यानी कि मैडम लैन, किंग हेजोन, जैन लैन सिचैन और दोनों ब्रदर्स यानी कि लैन सिचैन और लान वांगजी। वो दोनों ही अपनी यात्रा को स्टार्ट करने वाले थे और लैन चिरेन उन्हें अच्छे से समझाते हैं कि उन्हें वहाँ जाके क्या करना है और अच्छे से याद भी दिलाते हैं कि उनको उनका काम करना है, इसके अलावा कोई फालतू काम नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों कुछ ऐसी वाइब्स लैन चिरेन को आ रही थी कि इन दोनों के वहाँ जाने का मोटिव कुछ और भी है, स्पेशली लैन सिचैन का। लेकिन उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने बात को फिर से याद करवाते हुए लैन सिचैन को बोला कि तुम वहाँ पे सेक्ट के काम से जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि वहाँ पे जाके तुम उसी को करो और इस काम को कंप्लीट करो। ऐसा कहते हुए लैन सिचैन अपने अंकल को ग्रीट करता है और बोलता है, ऑफ कोर्स अंकल, अगर मैं वहाँ पे सेक्ट के काम से जा रहा हूँ तो मैं ऑफ कोर्स उसी को करूँगा। उसके बाद लैन सिचैन अपने माइंड में सोचने लगता है, अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना भी तो सेक्ट का ही काम है ना अंकल, मैं तो वही करने जा रहा हूँ जो कि सेक्ट के लिए अच्छा है। खैर मुझे क्या करना, सेक्ट का काम हो या ना हो, मेरा काम होना चाहिए बस। ऐसा कहते हुए वो प्लेफुली अपने ही मन में हंसे जा रहा था। दूसरी तरफ लान वांगजी अभी भी थोड़ा बहुत नर्वस था ये सोच के कि वो विंग को कैसे फेस करेगा। और फाइनली टाइम आ चुका था उन लोगों का अपनी फैमिली से विदा लेने का और यंग मैन की तरफ निकलने का। मैडम लान उनको एक पोटली देती है जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान रखा था क्योंकि रास्ता लंबा था और वो पूरा का पूरा सफ़र अपनी तलवारों से तो नहीं कर सकते थे, उन्हें कहीं ना कहीं पैदल भी चलना पड़ सकता है और हो सकता है कि उन्हें पूरा का पूरा दिन लग जाए यहाँ से यंग मैन जाने के लिए। इसलिए मैडम लैन ने उन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए भी दिया था। वो तो चाहती थी कि वो उनके साथ अपने सैनिक भी भेजे, अपने सर्वेंट्स भी भेजे, लेकिन उन दोनों ने इस चीज़ के लिए एकदम मना कर दिया। वांगजी और सिचैन दोनों ने ही अपने पेरेंट्स और अंकल दोनों से ही ग्रीट किया और उन लोगों से गुड बाय बोला और निकल पड़ी अपनी यात्रा की तरफ। कभी पैदल तो कभी अपनी तलवारों के सहारे वो अपनी यात्रा को कर रहे थे।
धीरे धीरे उन लोगों ने वहाँ तक का सफ़र तो तय कर लिया था जहाँ तक उन लोगों को सिर्फ पैदल चलना था। अब वो फाइनली पहुँच चुके थे उस एरिया में जहाँ से नदी आ जाती थी और उन लोगों को आराम से बोट मिल सकती थी, नाव मिल सकती थी। उन लोगों ने एक नाव को लिया, यानी कि अपने लिए बुक किया, और फिर से चल पड़े वो लोग यनमेंग की तरफ। फाइनली 2-3 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग पहुँच गए थे यंगमैन में। वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस था। धीरे धीरे जितना टाइम क्लोज आते जा रहा था उसका और विंग का मिलने का, वो बाकी नर्वस होते जा रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि विंग उसको देख के क्या रिएक्ट करेगा, वो किस तरीके से उसके ऊपर भड़कने वाला है, कैसे बात करने वाला है। वांग जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो विंग उससे कुछ अच्छे से बात करेगा। उसे पूरा यकीन था कि विंग उसके ऊपर एक आइटम बम की तरफ फटने वाला है और पक्का उसकी हालत ख़राब करने वाला है। उसकी शायद जो वो माफ़ी मांगेगा उसको भी एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। इसलिए वो जैसे ही नाव से उतरता है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे, क्योंकि नर्वसनेस अब उसके फेस पे क्लियरली विजिबल थी। लैन सिचेन ने उस नाव के जो नाविक था उसको पेमेंट दिया और वहाँ से वो भी बाहर आ चुके थे। वो दोनों जैसे ही वहाँ पे आते हैं जहाँ पे लान वांग जी नर्वस था, तो वहीं पे लैन सिचेन अपनी बाहों को फैलाते हुए एकदम ऐसा फील कर रहा था, वाह कितनी अच्छी जगह आ गया है वो, और फाइनली वो जिस चीज़ को करने के लिए आया है ना वो तो हो ही जाएगा। मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो रहा था ना कि लगो मानो कि उसने यहाँ पे आ क्या गया है, उसने तो अपनी बाजी पूरी मार ही ली है। वांग जी की फेशियल एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा चेंज हो गए जब वो अपने आप को 180 डिग्री टर्न करता है। जैसे ही वो टर्न होता है तो देखता है कि विंग जो है ना सामने बहुत सारे लड़कियों के साथ बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा था, उनसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। और वो लड़कियां भी कम नहीं थी, वो लड़कियां भी कभी उसके चीक्स को रब कर रही थी, पिंच कर रही थी, तो कोई लड़कियां उसको कुछ स्नैक्स खिला रही थी, कुछ फ्रूट्स खिला रही थी, तो कुछ इतनी बेशर्मी के साथ उसको देख रही थी कि मानो अभी अगर विंग एक चांस देना तो वो तो उनके साथ जाने के लिए तैयार रहे। जिस लावे की उम्मीद लान वांग जी ने विंग के एंड से की थी ना, वो लावा अब वांग जी के अंदर ही भड़क रहा था। उसे ऐसा मन कर रहा था कि वो अभी दौड़ के जाए विंग के पास, उसका हाथ खींचे और उसके जोर से डांट लगाई और बोले कि मैं यहाँ परेशान हुए जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ पे इन लड़कियों के साथ मज़े ले रहे हो, इतने बेशर्मी के साथ तुम इन लोगों के साथ मतलब इतने करीब बैठे हुए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक मैरिड इंसान हो। वो बोलना चाहता था ऐसा सब कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने एक शब्द भी और यहाँ पे कुछ बोला ना तो स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। शायद जिस सिचुएशन को संभालने यहाँ पे आया हुआ है ना, वो सिचुएशन संभालने से तो रही। लैन सिचेन भी लान वांग जी के साथ विंग को देख रहे थे, लेकिन अब उनकी भी नज़रें टर्न होती हैं और फाइनली वहाँ पे जाके रुकती हैं जहाँ पे उन्हें जैन चेंग दिख रहा था। और उसे देखने के बाद तो मानो वो दिल पे एक आशिक सातवें आसमान पे था। जैन चेंग की हाफ बनी वो पोनीटेल, उसके ऊपर से निकली हुई 2-4 जुल्फें, और उसके हाथ पे उसकी तलवार और उसकी वो पर्पल रूप्स। वाओ, लैन सिचेन तो वहाँ पे घायल हुआ पड़ा था। उसने अपने राइट हैंड की मुट्ठी को बांधा और अपने चेस्ट पे हिट करने लगा और बोला, वाओ क्या परफेक्ट मैच है ना हम दोनों का। उसके बाद वो फिर से अपने आप से ही प्राउडली बात कर रहा था और बोल रहा था, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें चूज़ किया है तो हम लोग को परफेक्ट होना तो बनता है ना। लेकिन उसकी सिट्टी फिट्टी गुम तो तब हो गई जब उसने अगले ही पल देखा कि जैन चेंग ने एक छोटे से दुकानदार के गले पे तलवार रख दी, और वो भी इस बात के लिए कि उसने खरीदा था ना उसका दाम ज़्यादा लगाया था। दूसरी तरफ जैन चेंग, जो कि अभी अभी एक छोटी सी दुकान से कुछ खरीद रहा था, कुछ सामान उसने खरीदा था, यानी कि स्नैक्स वगैरह उसने खरीदे थे। लेकिन उस दुकानदार ने देखा कि जो ये लड़का है ना, ये कोई मामूली लड़का नहीं है, उनके जो सेक्ट का लीडर है ना उसका लड़का है, तो इससे थोड़ा बहुत पैसे ऐड लिए जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। उसने उस सामान का दाम 2 गुना बता दिया, और इस बात पे जैन चेंग इतना चिढ़ गया ना, उसने डायरेक्टली अपनी तलवार निकाली और उसके गले पे रख दी और बोला कि अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी ये सारा का सारा सामान फ्री में ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए मुझे ये बताओ कि इसका रेट कितना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम थोड़ा बहुत पैसे कमाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दो, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी तक खो दो। ऐसा कहते हुए जैन चेंग ने अपनी तलवार पे अपनी ग्रिप थोड़ी सी टाइट की और उसको उसके गले पे और भी ज़्यादा प्रेस करने लगा। उस
जो दुकानदार था उसने भी उसका रेट एकदम बता दिया जितना कि वो रेट था। जैन चैंग ने ये सब कुछ वैसे नॉर्मली मतलब ऐसे किया नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे तो वो आसानी से दे सकता था। लेकिन ये दुकानदार हमेशा ऐसा ही करता था। बहुत सारे लोगों के मुंह से जैन चैंग ने ये बात सुनी थी कि जिस भी इंसान को ये थोड़ा सा अमीर देखता है, उसके कपड़ों के बेस पे जिसके साथ मतलब उसको लगता है कि इसके पास पैसे हो सकते हैं, तो ये दुकानदार उन्हें हर एक चीज़ दुगनी दाम में बेचता है। और इसीलिए जैन चैंग ने आज उसे अच्छा सबक सिखाने का सोचा था, और उसे सिर्फ डराने के लिए उसने अपनी तलवार उसके गर्दन पे रखी थी। और फिर अब उसने बता दिया था ओरिजिनल रेट। तो जैन चैंग ने अपनी तलवार को अपने म्यान करते हुए दोबारा से उससे बोला कि अगर आज के बाद तुमने किसी के लिए भी रेट में हेराफेरी की तो याद रखना, मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाऊँगा, और उनकी जो जीडियान है ना, वो तुम्हारे बॉडी पे इतने निशान बनाएगी। सबसे पहले तो वो अगर एक बार भी तुम्हारे ऊपर उसको यूज़ करेंगे ना, तो तुम हफ्तों तक, महीनों तक उठ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम पे कम से कम 10 बार तो उसको ज़रूर यूज़ करें। ऐसा कहते हुए उस दुकानदार की एकदम सिट्टी विट्टी गुल हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि मैडम यू के उस जीडियान के जो किस्से थे ना, वो दुनिया भर में फैले हुए थे। दूर दूर तक लोग जानते थे कि उसमें कितनी पावर है। इसलिए कोई भी नॉर्मल इंसान तो उस चाबुक को अपने आप पे इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। इसलिए उस दुकानदार ने जैन चैंग से प्रॉमिस किया कि वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगा, और स्पेशली बाहर से आने वाले टूरिस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ जैन चैंग को इस तरीके से लड़ाई करते देख विंग भी वहाँ पे आ चुका था, और दूर से लैन सिचेन और लान वांगजी भी उन्हें देख रहे थे। सारी बातों को जानने के बाद, सारे मैटर को समझने के बाद, जैसे ही लैन सिचेन को समझ में आता है कि क्या मैटर था और एक्चुअल में ये सब कुछ क्यों हुआ, तो वो फिर से अपने आप को मतलब एकदम इतराने लगा था अपने आप में कि यार देखो कितना अच्छा इंसान मैंने अपने लिए चूज़ किया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो इंसान को अपना बोल रहा है उसका होने वाला भी है या नहीं। इस मैटर को संभालने के बाद वो दोनों ही भाई एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए, कंधे में हाथ डाल के ऐसे ही फिर से आवाराओं की तरह घूमने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का तो कोई घर बार ही नहीं है, बस आवारा की तरह इधर से उधर, उधर से इधर डोल रहे थे। और दूसरी तरफ लान वांगजी उनको बस देखे जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो फटाफट से विंग के पास जाए और सारा का सारा मैटर क्लियर करे। लेकिन वो जानता था कि विंग को समझाना इतना आसान तो है नहीं, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके पीछे कोई चल भी रहा होगा। अब वो दोनों कम से कम आधा घंटा ऐसे ही पूरी मार्केट में घूमे, और उसके बाद वो दोनों भी निकल गए अपने घर के लिए, और उनके पीछे पीछे लैन सिचेन और लान वांगजी भी निकल ही गए उनके पीछे पीछे। अब जैसे ही वो लोग घर के बाहर पहुंचते हैं ना, तो लैन वांगजी और लैन सिचेन कुछ देर के लिए वहां रुक जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर ऐसे ही वो उन लोगों के पीछे पीछे चलते रहे तो न जाने वो दोनों क्या सोचेंगे। इसलिए वो कुछ देर वहाँ पे रुक जाते हैं, और कम से कम 10 मिनट रुकने के बाद अब वो घर के अंदर एंटर करते हैं। घर के अंदर जैसे ही लैन वांगजी और सिचेन दोनों ही एंटर करते हैं, तो एक सर्वेंट दौड़ते हुए अंदर जाता है और सभी को बताता है कि जूनियर मास्टर के हस्बैंड और क्राउन प्रिंस आए हुए हैं। वो ये चिल्लाते हुए जा रहा था। मैडम यू, जैन फेंगम्यान, जैन चैंग, वीवुजान और जैन यांगली सभी ये बात सुन के एकदम आ चुके थे बाहर पे, मतलब हॉल साइड जो था वहाँ पे आ चुके थे। और तब तक लैन वांगजी और सिचेन दोनों ही आ चुके थे वहाँ पे, यानी कि हॉल साइड में वो भी पहुँच चुके थे। वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, जैन फेंगम्यान और मैडम यू दोनों ही आते हैं उनको ग्रीट करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। जैसे ही वो सभी लोग उनके सामने पहुँचते हैं, तो मैडम यू बोलती है, क्राउन प्रिंस और हांग वनजुन, मैं मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उन्हें एकदम ग्रीट करते हुए अंदर की तरफ लेके जाने लगती है। वांगजी को प्रिंस और सिचेन को क्राउन प्रिंस क्यों बोला जा रहा है, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के माइंड में बात आ रही होगी। तो क्राउन प्रिंस का मतलब होता है, क्राउन के का मतलब होता है जो हमारे सर में पहनाया जाता है ताज, उसको कहा जाता है क्राउन। यानी कि जो आने वाले समय में ताज का जो हकदार होगा ना, उसको कहा जाता है क्राउन प्रिंस। वो अभी राजा नहीं है, वो उसका होने वाला अधिकारी है। और कल के दिन सिचेन ने ही अपने पिता की मतलब जो गद्दी है, जो उसकी पोजीशन है, उसको संभालनी है, तो इसलिए उसको क्राउन प्रिंस बोला जाता है, और वांगजी सिर्फ प्रिंस हैं। मैडम यू उन दोनों का ही स्वागत करते हुए उन्हें घर के अंदर लेके जाने लगती है। तभी वीवुजान एकदम से पूछता है, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे?
तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। स्पेशली वो लान वांग जी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अब अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, जाओ अपने दोस्त के पास, तुम यहाँ क्यों आए हो। ऐसा कहते हुए वो बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा था और अपने फिंगर से भी इशारे किए जा रहा था, कभी इधर की साइड तो कभी उधर की साइड, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। वांग जी ने जैसे ही विंग का ये मतलब रूप देखा ना, वो और भी ज़्यादा नर्वस होने लगा था। मैडम यू विंग को डांटते हुए बोलती है, क्या तरीका है ये, हाँ किससे बात कर रहे हो तुम अपने हस्बैंड से बात कर रहे हो, थोड़ा सा तमीज़ से पेश आओ। क्या हम लोगों ने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने बड़ों का बिल्कुल भी आदर सत्कार ना करो, कोई भी रिस्पेक्ट ना करो, चुपचाप उनसे माफ़ी मांगो। वीवूजान बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी इससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, और मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, गलती इसकी है तो माफ़ी इससे मांगनी चाहिए। वांग जी बोलता है, हाँ विंग, मुझे पता है गलती मेरी है और मैं यहाँ पे माफ़ी मांगने ही आया हूँ। इससे पहले लान वांग जी कुछ कहता या विंग कुछ कहता, इससे पहले ही जेंग चेंग बीच में कूद पड़ा और बोला, हाँ ये सही है, पहले गलती करो और लास्ट में माफ़ी मांगने आओ। वो विंग का हाथ पकड़ के अपने पीछे कर लेता है और बोलता है, मैं अपने भाई को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता कि वो तुम्हें माफ़ करे, बिल्कुल भी वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ऐसा कहते हुए वो एकदम से मतलब अपनी फिंगर थंब को डाउन करते हुए उसको दिखा रहा था कि तुमको मैं बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए अब उसने विंग को पूरी तरीके से अपने पीछे छिपा लिया था। वांग जी जैसे ही जैन चेंग की ये चिल्लाने की आवाज़ सुनता है ना, उसकी तो मतलब पसीना पसीना होने लगा था वहाँ पे। और मैडम यू भी ये क्लियरली देख सकती थी कि वो मतलब जैन चेंग की जो डांट है ना, उसका कितना असर लान वांग जी पे हुआ है। मैडम यू इस वक्त चाहती तो नहीं थी कि जैन चेंग इस वक्त वांग जी को डांटे, क्योंकि वो इस वक्त अच्छे से जानती थी कि वो यहाँ पे विंग को मनाने के लिए आया है, लेकिन वो अपने आप की हंसी भी नहीं रोक पा रही थी कि नोअल हांगवान जून उसके बेटे से मतलब डर रहे हैं। उसकी टक्कर में अगर कोई खड़ा रह सका है आज तक तो वो सिर्फ विंग था, चाहे वो मार्शल आर्ट में हो या मतलब किसी और चीज़ में। विंग ही एक ऐसा उसको राइवल मिला था जो कि उसके सामने खड़ा हो सकता था, और यही चीज़ थी जो उन लोगों को एकदम करीब लेके आई थी। लेकिन आज हंग वांजुन भी उसके बेटे से डर रहे थे। ये कहीं ना कहीं उसको बड़ा प्राउड फील करा रही थी और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हंस भी रही थी, लेकिन वो इसको शो नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा शो करती तो जैन चेंग और भी ज़्यादा बोलने लगता। लेकिन जैन चेंग की बातें जो थी ना वहाँ पे ज़्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि अगर विंग के साइड से उसका भाई बोल रहा था तो इधर लान वांग जी के साइड से उसका भाई कैसे नहीं बोलता। वो भी अपने भाई को खींचते हुए पीछे करता है, यानी कि सिचेन अपने भाई के हाथ को खींचते हुए पीछे करता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने वांग जी से इस तरीके से बात की, और क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर दो लोग बात कर रहे हो तो उन्हें बात करने देना चाहिए, और स्पेशली तब जब वो दोनों पार्टनर्स हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है? क्या तुम नहीं देख सकते थे कि मेरा भाई और तुम्हारा भाई आपस में बात कर रहे थे, वो यहाँ पे उसको मनाने के लिए आया है और तुम हो कि उन दोनों के बीच में आ रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? लैन सिचेन ने अपनी मतलब ये सारी बातें इसलिए बोली थी कि ताकि वो सबके सामने अपने आप को एकदम समझदार व्यक्ति के रूप में मतलब वहाँ पे प्रेजेंट कर सके। लेकिन अगले ही पल जो जैन चेंग ने बोला ना, उसकी समझदारी पता नहीं कहाँ हवा हो गई, उसे पता भी नहीं चला। अब जैन चेंग बोलना स्टार्ट करता है और बोलता है, अरे वाह क्या बात है, लैन सेक्ट से लोग आए हैं हमें मैनर्स सिखाने के लिए, जो खुद किसी और सेक्ट के होके हमारे सेक्ट में आके हम पे ही चिल्ला रहे हैं। कि आपको नहीं लगता कि पहले आपको ज़रूरत है मैनर्स को सीखने की? पहले जाइए मैनर्स सीख के आइए और उसके बाद जैन सेक्ट में कदम रखेगा। वो सीधे मतलब अपने फिंगर को ना अपने आउटडोर के एग्जिट डोर जो था वहाँ की तरफ को पॉइंट कर रहा था। लैन सिचेन ने जैसे ही ये बात सुनी ना, वो जैन चेंग के फेस को तो एकदम देखे रह चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक इंसान जो कि अभी अभी उनके घर में आया है एज ए मेहमान बन के, वो इंसान उसके अंदर आते ही उसको दरवाज़ा दिखा रहा है यहाँ से जाने के लिए। ये कैसा सत्कार है, ये कैसा वेलकम है? लैन सिचेन तो मानो अपनी सारी सुध-बुध खो चुका था। उसके पास अब शब्द ही नहीं थी कुछ भी आंसर करने के लिए, क्योंकि उसे अब डर लगने लगा था कि अगर वो एक भी शब्द बोलेगा तो सामने से न जाने क्या पलट के उस पे आएगा। लेकिन वहाँ पे कोई था जो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता था, और वो थी मैडम यू। मैडम यू एकदम से जैन चेंग की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो? उसने अपनी ऐसी आइज को उसको दिखाया था ना कि जिसको देखने के बाद मानो जैन चेंग वहाँ पे खड़े खड़े सिवर करने लगा था, और वो अपने मन में ही अब रिग्रेट फील करने लगा था कि आखिरकार जो कुछ भी अभी उसने लैन सिचेन से बोला वो क्यों बोला।
तो चलिए गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे सी चेंग और वांग शान के बीच में कितनी नोकझोंक होनी है हम ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा, और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा वांग शान लवर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।